दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट स्कूल यूट्यूब चैनल में। और यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आज ज्योग्राफी के अगले टॉपिक की तरफ, और इसका नाम है झारखंड का अपवाह तंत्र। ठीक है, और इसमें आपको पता ही होगा कि हम लोग जो डिस्कस करते हैं वो करते हैं नदियों के संबंध में। तो यहाँ पर जो हम लोग नदियों को डिस्कस करेंगे, इसमें नदियों से संबंधित जो भी प्रमुख डिटेल्स होंगे उनको तो डिस्कस करेंगे ही, साथ में समझते चलेंगे कि इन नदियों का जो प्रवाह है या जो इनका डायरेक्शन है वो अगर उत्तर की तरफ है या दक्षिण की तरफ है तो ऐसा क्यों है, इसको भी देखते हुए चलेंगे। और उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो भी उतना ही अच्छा लगेगा जैसा कि आपको लास्ट वीडियो लगा होगा। जो भी सीरियसली देख रहे हैं उनको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा इसका, वो आगे चल के एग्ज़ाम हॉल में दिखेगा या फिर जब आप टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे या सेट प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, थोड़ा शेयर वेयर भी कीजिए, थोड़ा हेल्प कीजिए। अभी चैनल स्टार्टिंग है, हो सकता है ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच रहा हो, तो आपका थोड़ा सा कर्तव्य बनता है कि इसको और पहुंचाया जाए शेयर के माध्यम से। तो आप शेयर कर सकते हैं जितना हो सके। इसके अलावा लाइक तो करना ही है, और कमेंट वगैरह करके भी बता सकते हैं कि और क्या इम्प्रूवमेंट इसमें किया जाए। तो देखिए, झारखंड के अपवाह तंत्र में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैप के माध्यम से कुछ चीज़ें देखते हैं। जैसा कि हम लोग हमेशा मैप का यूज करते हैं, तो यहाँ भी हम लोग मैप का यूज करेंगे और थोड़ा सा चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जैसा कि आप अगर झारखंड को देखें तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको कल ही बताया था कि इस डायरेक्शन में ये पूरा का पूरा क्या है, बहुत ही ज़्यादा ऊंचा यानी पठारी एरिया है। ठीक है, तो पठारी एरिया है तो मान लीजिए कुछ नदियाँ यहाँ से निकलेंगी और ये बीच बीच में टूटा हुआ है। ठीक है, हमने बताया था कि छोटा नागपुर जो प्लेट्यू है, जो पठार है, वो पूरा का पूरा है, लेकिन ये पठार जो है वो कहीं कहीं पर टूटा हुआ है अपरदन के फलस्वरूप और अलग अलग भाग में बट गया है। इसका हमने कल डिस्कस किया था। तो होता यूँ है कि जब इन पठारों से नदियाँ निकलती हैं तो ये नदियाँ या तो उत्तर की तरफ जाएंगी, ठीक है, या तो फिर दक्षिण की तरफ जाएंगी। ठीक है, जिधर इनको ढलान मिलेगा उस साइड ये निकल जाएंगी। तो मेनली हम लोग दो डायरेक्शन को देख के यहाँ पर चलते हैं, उत्तर की तरफ जाने वाली नदियाँ और दक्षिण की तरफ जाने वाली नदियाँ। तो जो उत्तर की तरफ जाने वाली नदियाँ होंगी उनको हम लोग क्या कह देते हैं, तो उत्तरवर्ती नदियाँ कह देते हैं। और जो दक्षिण की तरफ जाने वाली नदियाँ होंगी उनको हम लोग कह देते हैं दक्षिणवर्ती नदियाँ। तो इस तरह से हम लोग दो भागों में बांटकर इसको देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले उत्तरवर्ती नदियों को देखेंगे इस वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग दक्षिणवर्ती नदियों को देख लेंगे। इससे क्या होगा कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, दोनों ही अलग अलग वीडियो होगा और दोनों में ही अलग अलग कंटेंट जब आप पढ़ते हैं तो आपका दिमाग भी सही से काम करता है और कोई कन्फ्यूजन नहीं होता। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं उत्तरवर्ती नदियों को। तो सबसे पहले इस मैप को मैंने लिया है और यहाँ पर आपको उत्तरवर्ती नदियाँ जो भी हैं प्रमुख झारखंड में वो दिखाई दे रही होंगी। इसमें सबसे बड़ी उत्तरवर्ती जो नदियाँ हैं इनमें आपको सोन नदी दिखाई देगी। ठीक है, सोन नदी जो है ये सबसे बड़ी उत्तरवर्ती नदी में आपको दिखाई देगी। इसके अलावा कुछ और नदियाँ हैं जिनमें पुनपुन आपको दिखाई दे रही है, उत्तरी कोयल दिखाई दे रही है, फल्गु दिखाई दे रही है, सकरी दिखाई दे रही है और चानन दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी नदियां हैं जो आपको उत्तरवर्ती नदियों के रूप में दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो आपको ब्लैक कलर का ये दिखाई दे रहा है ये है गंगा नदी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्लैक कलर आप देख पा रहे हैं ये क्या है, तो ये है गंगा नदी। और यहाँ पे आप देखेंगे कि गंगा नदी का जो प्रवाह है इस तरह से है, आप जानते हैं कि ये पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, और जब ये पूरब की ओर बहती है तो ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है ये है साहेबगंज। ठीक है, और ये साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट से होते हुए ये क्रॉस करती है झारखंड को। ठीक है, तो झारखंड को एक ही जगह पे टच करती है और वो है साहेबगंज। और आपको मैंने बताया भी था कि इसी रीजन में जलोढ़ जो मिट्टी है वो पाई जाती है और बहुत ही अच्छी खेती के लिए मिट्टी मानी जाती है और खेती वगैरह अच्छा मात्रा में यहाँ पे होता है। तो इस तरह से ये जो नदियाँ होंगी यानी उत्तरवर्ती जो नदियाँ होंगी ये जाके अपना मुहाना ज़्यादातर नदियाँ गंगा नदी में ही बनाती हैं, क्योंकि जो ढाल है वो इसी प्रकार का ढाल है, इसी वजह से ये सारी नदियाँ उस साइड में चली जाती हैं। तो हम लोग एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सोन नदी की। ठीक है, तो देखिए सोन नदी के बारे में अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखा जाए तो सबसे पहला आपको बता दें कि सोन नदी झारखंड की एकमात्र नदी है जो कि बरसाती नहीं है। यानी झारखंड की जितनी भी नदियाँ हैं वो लगभग बरसात पर निर्भर हैं। बारिश होती है तो वो उनमें पानी आपको देखने को मिलेगा, और अगर बारिश नहीं होगा तो उनमें पानी देखने को आपको नहीं मिलेगा। यानी वो सारी की सारी नदियाँ बरसात पर निर्भर करती हैं, मानसून पर निर्भर करती हैं, और गर्मियों में वो ज़्यादातर आपको सूखी नज़र आएंगी। लेकिन जो सोन नदी है ये आपको नदी जो है ये बरसाती नहीं है, यानी इसमें हमेशा पानी आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही बनता है, ये नदी जो है वो बरसाती नहीं है। ठीक है, इसके अलावा इसके बारे में आप जो इंडियन
जो ज्योग्राफी है उसमें भी आप पढ़ते हैं कि ये कहाँ से निकलती है। तो ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, जो कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अमरकंटक पहाड़ी जो है ये MP में है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। ठीक है, और ये फिर मुहाना कहाँ बनाती है, तो इसका मुहाना जो है वो बनता है बिहार में। ठीक है, और गंगा नदी में ये जाके मिलती है। और बिहार में कहाँ पर, तो दानापुर के पास एक स्थान है, वहाँ पर जाके ये मिल जाती है गंगा नदी में। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको जानना है। इसके अलावा अगर सोन नदी की बात करें तो सोन नदी जो है ये ऐसी नदी है जो पहला बात की मैकाल पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी से निकली है। दूसरा बात की इसका जो आप मुहाना देख रहे हैं वो गंगा नदी में है। तीसरा बात की इसकी कुल लंबाई है 784 किलोमीटर। तो इसकी कुल लंबाई कितनी है, 784 किलोमीटर, याद रखिएगा इसकी लंबाई है। ठीक है, और इसकी सहायक नदियों में आप जिस प्रकार से इस मैप में देख पा रहे होंगे कि उत्तरी कोयल जो है इसकी सहायक नदी के रूप में यहाँ पर आके मिल रही है। ठीक है, तो सहायक नदी में कौन है, तो सहायक में इसकी उत्तरी कोयल नदी है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, उत्तरी कोयल। तो सोन नदी के बारे में ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इसका अफवाह क्षेत्र आपसे पूछा जाता है, तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर इसका अफवाह क्षेत्र जो है वो ये डिस्ट्रिक्ट है गढ़वा, तो आपको गढ़वा में दिखाई देगा। इसके अलावा कुछ यहाँ पलामू में भी आपको दिखाई देगा। तो गढ़वा और पलामू में झारखंड के क्षेत्र में इसका अफवाह क्षेत्र देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके अलावा इस नदी का कुछ उपनाम भी है, जैसे इसको हिरण्यवाह भी कह दिया जाता है या फिर सोनभद्र भी कह दिया जाता है। ठीक है, तो सोन से सोनभद्र तो कोई दिक्कत है नहीं, एक नाम और इसको दिया गया है हिरण्यवाह। ठीक है, हिरण्यवाह, तो ये भी इसका कह दिया जाता है, ये इसका क्या है, उपनाम है। तो इस प्रकार से सोन नदी के बारे में ये कुछ फैक्ट्स थे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें अगली नदी की, तो अगली नदी हो जाती है उत्तरी कोयल, जो इसकी सहायक नदी है। तो इसी की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो उत्तरी कोयल की बात करते हैं। चलिए, तो देखिए उत्तरी कोयल जो नदी है ये रांची पठार के पास से निकलती है। ठीक है, रांची के पठार, यहाँ से, तो इसका उद्गम है रांची पठार से। और रांची पठार में एक स्थान है जिसको बोलते हैं पिस्का, तो वहाँ से ये निकलती है। ठीक है, पिस्का नामक स्थान से ये निकलती है। इसके अलावा ये मिलती कहाँ पर है, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये सोन नदी में जाकर मिल जाती है, यानी सोन नदी में इसका मुहाना बन जाता है। तो रांची के पास जो रांची पठार के पास जो पिस्का है वहाँ से निकली, सोन नदी में जाके इसने अपना मुहाना बना दिया। इसकी लंबाई करीब 260 किलोमीटर के आसपास आपको दिखाई देगी। और इसकी जो कुछ सहायक नदियाँ हैं उनमें छोटी छोटी सहायक नदियाँ हैं, इसको आपको याद करना होगा। एक नदी है औरंगा। ठीक है, औरंगा नदी, ये काफ़ी चर्चित नदी है, इसके बारे में अभी जस्ट हम लोग बात भी करेंगे। इसके बाद अमानत नदी है, अमानत, और एक है बूढ़ा नदी। ठीक है, बूढ़ा नदी ये वही है जिसके ऊपर बूढ़ा घाघ जो जलप्रपात है वो स्थित है। तो इसी बूढ़ा नदी पर बूढ़ा घाघ जो जलप्रपात है वो स्थित है, तो इसको भी ध्यान रख सकते हैं आप। और ये बूढ़ा नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये है उत्तरी कोयल की सहायक नदी। इसके अलावा देखिए औरंगा नदी जो है ना, इसी के किनारे जो है वो पलामू अभयारण्य स्थित है। ठीक है, तो ये भी ध्यान आप रख सकते हैं, पलामू अभयारण्य जो है वो इसी औरंगा नदी के किनारे स्थित है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा अमानत भी इसकी सहायक नदियों में शामिल है। तो उत्तरी कोयल में इतना ही है, कुछ खास नहीं है। और अगर इसकी हम लोग बात करें कि इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो कहाँ है, तो आप देख ही सकते हैं गढ़वा और पलामू के क्षेत्र में तो है ही। और ये जो रीजन है ये लातेहार का रीजन है, तो लातेहार में भी ये इसका जो अपवाह क्षेत्र होगा वो होगा। उसके बाद अगला हम लोग पुनपुन की बात करें, तो पुनपुन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये पुनपुन नदी है। और पुनपुन में हम बात करें तो इसका उद्गम स्थल जो है वो पलामू में ही माना जाता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ये पलामू से ही निकलती है, पहला बात। चलिए इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसका नाम हो गया पुनपुन। और ये कहाँ से निकली, तो ये निकली पलामू से, पलामू की पहाड़ियों से ये निकलती है। इसके अलावा ये मुहाना कहाँ बनाएगी, तो ये जाके गंगा नदी में मिल जाएगी। ठीक है, गंगा नदी में, कहाँ पर, तो बिहार में। ठीक है, गंगा नदी में ये मुहाना बनाएगी। और गंगा नदी में एक स्थान है मोकामा। ठीक है, तो मोकामा के पास ये गंगा नदी में जाके मिल जाती है। फतुहा मोकामा, कहीं कहीं फतुहा भी रहता है, तो आप फतुहा भी कर सकते हैं। ठीक है, जब आप पटना जाएंगे तो एक स्टेशन पड़ता है फतुहा, तो फतुहा में ये जाके मिल जाती है। इसके अलावा गंगा में मिलेगी। इसके अलावा इसकी अगर लंबाई की बात करें तो करीब 200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसकी सहायक नदियाँ दो हैं, एक दारधा है, दारधा, और एक है मोरहर।
ठीक है, मोरहर। तो ये 2 नदियाँ हैं जो इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, दारधा और मोरहर। अब ये जो नदियाँ हैं वो इसी क्षेत्र से इस तरह से निकलती हैं और यहाँ पे आके ऐसे मिल जाती हैं। तो यहाँ पे ये वाली दारधा है और ये वाली जो है ये मोरहर है, ठीक है, मोरहर पुनपुन की। अब हम लोग आ जाते हैं फल्गु में, और इसकी अपवाद क्षेत्र की बात करें तो अपवाद क्षेत्र में आप देख ही चुके होंगे कि यहाँ पे ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो ये चतरा डिस्ट्रिक्ट है। तो ये चतरा डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजर जाती है, उसके बाद ये फिर बिहार में चली जाती है। और इसका कुछ उपनाम है तो उसको चाहें तो आप देख सकते हैं। ओह सॉरी, हम लोग पुनपुन की बात कर रहे हैं। हाँ, पुनपुन, देखिए यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया ये, 1 सेकेंड। तो पुनपुन का जो अपवाद क्षेत्र है इसकी हम लोग बात कर रहे थे। तो ये पलामू और हल्का सा जो चतरा वाला रीजन है इसको टच करते हुए जाती है। तो यही आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और पुनपुन को जो है वो कीकट और बाघ मागधी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दो नाम जो है इसको याद कर सकते हैं हम, कि इसको कीकट भी कहीं कहीं पर लिखा हुआ आता है, कीकट, या फिर बाघ मागधी, बाघ मागधी, ये इसका उपनाम कहा जाता है, उपनाम पुनपुन का, कीकट और बाघ मागधी। इसके बाद अगर हम लोग बात करें फल्गु की, तो फल्गु में ये छोटा नागपुर का जो आप देख रहे हैं कि उत्तरी पठार है, यहाँ से निकल रही है और ये जाके आगे चल के ऐसा कहा जाता है कि ताल क्षेत्र में गायब हो जाती है, ठीक है। इसके मिलने को लेकर कहीं कहीं पे जैसा लिखा हुआ कि पुनपुन में मिल जाती है, तो ऐसा नहीं है। ये फल्गु नदी जो है ये बिहार में जाके जो गंगा नदी के किनारे जो टाल क्षेत्र है यहाँ पे गायब हो जाती है, ठीक है। तो ये मुहाना नहीं बनाती है, ध्यान रखिएगा, गंगा में नहीं मिलती है, ये टाल क्षेत्र में गायब हो जाती है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, टाल क्षेत्र में गायब, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये फल्गु नदी जो है इसमें 2 नदियाँ आकर मिलती हैं और उसी के बाद इसका नाम जो है वो फल्गु पड़ता है। तो इसमें कौन कौन सी नदी मिलती है आके, तो एक तो मिलती है निरंजना नदी, ठीक है, निरंजना। तो यहाँ पे ये जो है इसको याद रखिए, निरंजना। और ये वाली जो साइड में है ये है मोहना, ठीक है। तो जब निरंजना और मोहना नदी मिल जाती है तब इसका नाम क्या पड़ता है, तब इसका नाम पड़ जाता है फल्गु नदी, और फिर ये आगे जाके टाल क्षेत्र में गायब हो जाती है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। और जैसे आप जब पढ़ते हैं हिस्ट्री में, तो वहाँ पे पढ़ते हैं कि जो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो इसी फल्गु नदी के किनारे हुई थी, इसी निरंजना नदी के किनारे हुई थी, ठीक है। तो निरंजना कहें, और निरंजना और मोहना जब एक जगह पे मिलती हैं तो फिर आगे की जो सम्मिलित धारा है वो फल्गु कहलाती है। इसी वजह से फल्गु भी कह दिया जाता है, या फिर निरंजना नदी के किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब देखिए फल्गु नदी के जो उपनाम की अगर बात करें, फल्गु नदी के उपनाम, तो फल्गु नदी का जो उपनाम है वो है अंतः सलीला, भी इसको कह दिया जाता है, ठीक है, अंतः सलीला, ठीक है, अंतः सलीला। तो इसको याद रखिएगा, फल्गु अंतः सलीला। इसके अलावा फल्गु नदी के किनारे आप जानते भी होंगे कि जो गया जो स्थान है ये काफ़ी फेमस है। किस वजह से, तो पिंड दान के लिए फेमस है। पिंड दान यानी मृत्यु के बाद जो दान किया जाता है आत्मा की शांति के लिए, वो पिंड दान के लिए फेमस है। और ये पिंड दान जो है वो इसी नदी के किनारे होता है, इसी फल्गु नदी के किनारे, ठीक है। और बाकी आप देख सकते हैं कि फल्गु नदी जो है ये निकलती केवल झारखंड के क्षेत्र से है, यहाँ पे एकदम बॉर्डर के पास से। बाकी इसका ज़्यादा अपवाद क्षेत्र जो है वो बिहार के रीजन में ही आपको दिखाई देगा, जैसा कि आप मैप में देख पा रहे होंगे। अब हम लोग बात करते हैं अगला सकरी नदी की। तो सकरी नदी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो ये नदी दिखाई गई है ये सकरी नदी है, और यहाँ से इस तरह से निकली और आगे जाके ये गंगा नदी में मिलती हुई आपको दिखाई दे रही है। तो उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से ये भी निकल रही है, और ये गंगा के ताल क्षेत्र में ही ये भी गायब हो जाती है, यानी इसी रीजन में, गंगा में जाके पूरी तरह से नहीं मिलती है। यहाँ पे टाल क्षेत्र है। टाल क्षेत्र होता क्या है, तो देखिए टाल क्षेत्र होता ये है कि जैसे गड्ढा है, अब इसमें बारिश के मौसम में पानी भर जाता है, या बाढ़ के आने के बाद इसमें पानी भर जाता है, तो ये जो नदियाँ हैं इसी क्षेत्र में जाके गायब हो जाती हैं, ये प्रॉपर गंगा तक नहीं पहुँच पाती। तो सकरी नदी भी जो है वो टाल क्षेत्र में गायब होने वाली नदी है। यहाँ पे मैं मार्क करके आपको बता रहा हूँ, कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा, ये देखिए यहाँ पे ये भी जाके गायब हो जा रही है, और ये जो आप देख पा रहे हैं यही है सकरी नदी, ठीक है। यहाँ पे इसको कर देते हैं, बॉक्स बना देते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसकी सहायक नदियों में आपको क्यूल और मोरहर दिखाई देगी, ठीक है। तो एक नदी है क्यूल, वो भी झारखंड के क्षेत्र से ही निकलती है, यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो क्यूल और मोरहर ये 2 इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग सकरी की बात करें तो मान लीजिए कि सकरी इस तरह से निकल के जा रही है, तो यहाँ से एक नदी ऐसे आएगी और इधर से एक नदी आएगी। तो ये है मोरहर याद करने के लिए, और ये है क्यूल,
तो इस तरह से इसकी 2 सहायक नदियाँ हैं और आगे चल के ये ऐसे मिल जाती हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सकरी नदी जो है ना, ये मार्ग काफ़ी ज़्यादा बदलती है, तो याद रखिएगा ये मार्ग बदलने वाली नदी है, मार्ग बदलने के लिए विख्यात है ये। ठीक है, मार्ग बदलने वाली ये नदी है। झारखंड के क्षेत्र में आपको मार्ग बदलने वाली नदियों की संख्या काफ़ी कम मिलेगा, लेकिन उसमें सकरी शामिल है। सकरी जो है ये मार्ग बदलने के लिए काफ़ी फेमस है और इसको जो है सुमागधी के नाम से जाना जाता है। इसका उपनाम जो है वो सुमागधी कहा जाता है। सुमागधी ये क्या है, तो ये है उपनाम सुमागधी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगली नदी की तरफ और ये है चानन नदी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है चानन नदी। ठीक है, और छोटा नागपुर के पठार से ये निकली है और ये आगे चल के सकरी नदी में मिल जा रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ से ऐसे चली और यहाँ पे आके सकरी नदी में ये मिल जा रही है। तो चानन भी सकरी नदी की सहायक नदी आपको दिखाई दे रही है। और इस चानन को ये क्या है कि छोटी छोटी 5-6 धाराओं में निकलती है, 5 धाराओं में मुख्यतः निकलती है। इसी वजह से इसको कभी कभी आप देखेंगे कि पंचानन भी कह दिया जाता है। पंचानन इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे छोटी छोटी धाराओं से निकलती है। इसी वजह से इसको पंचानन यानी 5 धाराओं से निकली हुई नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद कुछ छोटी छोटी नदियां हैं जिसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर देखने का प्रयास करते हैं इस मैप में। तो देखिए कुछ नदियां हैं, जैसे यहाँ से जो हमने बताया आपको, बूढ़ा नदी एक निकलती है। ठीक है, बूढ़ा नदी, रुकिए इसको मिटा लेते हैं तब क्लियर दिखेगा। तो उत्तरवर्ती नदियों में हम लोग यहाँ पे देखेंगे बूढ़ा नदी। अब बूढ़ा नदी को हमने कहाँ देखा था, तो हमने देखा था उत्तरी कोयल की सहायक नदी में देखा था। ठीक है, अब आ जाइए। तो देखिए ये बूढ़ा नदी इसी लातेहार के क्षेत्र से निकलती है, बूढ़ा नदी, और ये आगे चल के किस में मिल जाएगी, तो उत्तरी कोयल से मिल जाएगी। उत्तरी कोयल इधर ही से निकल के ऐसे जाती थी, सोन में मिलती है, हमने पढ़ा था। तो ये जो है ये थोड़ा इसको मोटा कर देते हैं। ये देखिए ये जो नदी है ये क्या है, ये उत्तरी कोयल, उत्तरी कोयल। अब इसमें कौन सी नदी मिल रही है, तो ये मिल रही है बूढ़ा नदी। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये है बूढ़ी नदी। ठीक है, और बूढ़ी नदी कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है महुआ टाड़। ये लातेहार में पड़ता है, आप जानते हैं महुआ टाड़ अभ्यारण्य भी है। तो ये महुआ टाड़ से निकलती है और उत्तरी कोयल में फाइनली जाकर मिल जाती है। लातेहार में इसका अपवाह क्षेत्र है, हल्का सा पलामू में, ये मैंने थोड़ा सा ऊपर बना दिया है, इधर ही आके मिल जाती है, पूरा पलामू में एंटर नहीं करती है अच्छे से। और यहीं पे जो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, आप जानते हैं इसी नदी के ऊपर है, हमने पहले भी बात किया, उसका नाम है बूढ़ा घाघ। ठीक है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात। इसके अलावा एक हमने औरंगा नदी की बात की थी। औरंगा नदी भी उत्तरी कोयल की सहायक नदी है और औरंगा नदी जो है ये लोहरदग्गा से निकलती है, इस तरह से यहाँ से निकलती हुई ये इसमें आके मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से ये जो निकल रही है ये क्या है, तो ये है औरंगा नदी। ठीक है, और औरंगा नदी जो है ये जाके आगे उत्तरी कोयल में मिल रही है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और इसकी कुछ छोटी छोटी सहायक नदियाँ हैं और इसका जो अपवाह क्षेत्र है आपको जनरली लोहरदग्गा में दिखेगा, लातेहार में दिखेगा, और ये थोड़ा सा आगे मिलती है तो हल्का सा आपको पलामू में दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे आप जानते होंगे कि पलामू अभ्यारण्य है। तो ये पलामू अभ्यारण्य के साइड से बहती है औरंगा नदी, इस वजह से कहा जाता है कि अगर पलामू के किनारे कोई नदी है तो वो औरंगा नदी के रूप में माना जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा औरंगा नदी की कुछ छोटी छोटी सहायक नदियाँ हैं, जिसमें घाघरी एक फेमस है, घाघरी। ठीक है, तो घाघरी को थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं, इसकी सहायक नदी है। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, घाघरी सहायक है ये। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देख लिया है किस नदी को, तो औरंगा नदी को। उसके बाद एक छोटी नदी है अमानत नदी। तो अमानत नदी जो है ये भी उत्तरी कोयल की है और ये चतरा से निकलती है और ये धीरे धीरे इस साइड में आके यहाँ पे मिलती है। ठीक है, चतरा से निकलने के बाद तो घाघरी नदी है, ये भी उत्तरी कोयल में जाकर मिल जाती है। अपवाह क्षेत्र वही चतरा, लातेहार और जो पलामू वाला रीजन है वो है। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से हमने जो भी उत्तरवर्ती नदियाँ हैं प्रमुख, उनको डिस्कस कर लिया है। ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं, जो जहाँ पे जो नदियाँ निकल रही थी, जहाँ जाके मिल रही थी, उसको हमने डिस्कस कर लिया है और यहाँ से आपको चीज़ें रिवीजन भी हो गया होगा। ये वीडियो का पर्पस बस वही है कि आपको कम समय में रिवीजन करवाया जा सके और थोड़ा सा देखने के बाद क्या होता है कि चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती है। तो जब आप देखते हैं ध्यान से तो चीज़ें आपको अच्छे से याद भी होती है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।